हेलो दोस्तों, मैं हूँ राघव और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हमने यूनिट 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं और उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि पहली यूनिट थी हिंदी भाषा और उसका विकास। अब दूसरी यूनिट एमपी सेट हिंदी की हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट 2 से हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में आदिकाल आ जाएगा, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आएंगे। एक एक अलग अलग वीडियो डालेंगे हम, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। ठीक है, इन सभी का अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्न के क्वेश्चन हम वीडियो हम डालेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें आदिकाल के भी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मैं बिना देरी के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें और उसी में से हमें चूज करना रहता है। ठीक है, बिना देरी किए और उत्तर भी मैंने इसमें दे रखा है। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं आप, उत्तर हेडिंग करके मैंने राइट निशान में कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब उस समय ध्यान रखिएगा कि आपका प्रश्न सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? सूत्रपात किसने किया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, ग्रासादा तासी और शिव सिंह सेगर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ग्रासादा तासी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत और रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन, 1883 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1839 ईस्वी और 1929 ईस्वी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1839 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का ग्रंथ रचना काल माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फ्रेंच। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका फ्रेंच। ठीक है, डी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन ए, बी और डी और सी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का इतिहास दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, विधेयवादी पद्धति। ठीक है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ठीक है, यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, विधेयवादी पद्धति के आधार पर यह कथन कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किस विचारक का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, हीगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मिश्र बंधु, विनोद शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, टीकम सिंह। ठीक है, आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आंसर को देखिएगा नहीं, और अपनी तैयारी कितनी है वो भी आप इस प्रश्न के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप, अगर आपका प्रश्न गलत भी होता होगा तो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में जैसे कि कोई प्रश्न गलत होता है तो उसका आंसर आप ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा कि इसका प्रश्न का यह उत्तर है। तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 18 खंड हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन है? ठीक है, तो इसमें दे रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और नामवर सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है, सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? ठीक है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आप लोग बताइएगा इसका भी क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, रीतिकाल की भूमिका। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? पत्रिका जो थी उसके संपादक कौन थे? तो इसमें दे रखा है बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु और प्रेमचंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? मतलब किस शहर से होता था, किस जगह से होता था? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, कलकत्ता से। ठीक है, देखिए पत्रिका के विषय में एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। जो भी महत्वपूर्ण पत्रिका है उन सभी का एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि उसमें मैं आपको प्रकाशन वर्ष, उसके संपादक कौन थे, कहाँ प्रकाशित हुई, मासिक थी या त्रैमासिक थी या दैनिक पत्रिका, उन सभी के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाकर डालेंगे। ठीक है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या उत्तर है आपका। ठीक है, आप अगर आपका प्रश्न गलत होता है तो आप लोग सही उत्तर देख सकते हैं और आपकी तैयारी और अच्छी रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, माधुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, कल्याण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता है? किस नगर से होता है या किस शहर से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, गोरखपुर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। विशाल भारत के संपादक कौन थे? विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, देखिए, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए निराला, प्रेमचंद, अश्क और उग्र। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, उग्र। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सुधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे, बाबू गुलाब राय और डॉक्टर राघे राघव। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या उत्तर रहेगा इसका, ताकि आपकी तैयारी भी चलती रहे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, बाबू गुलाब राय। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? मतलब कौन सा युग्म गलत है? बाकी इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, मतवाला और पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से गलत जोड़ा छांटकर अलग कीजिए। इनमें से गलत जोड़ा छांटकर अलग कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, मर्यादा और रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम ऑप्शन 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1919 ईस्वी और 1903 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1903 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सुधा, मर्यादा, माधुरी और हंस। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, माधुरी। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, ए बी सी ऊपर हो गया है, लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था? किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, निराला। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, माधुरी, सरस्वती, हंस और इंदु। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सरस्वती पत्रिका। ठीक है,
अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, कविवचन सुधा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? ठीक है, तो इंडियन स्टेट कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, हिंदी नव जीवन। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी ने संपादकत्व में निकलने वाला पत्र कौन सा था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, कर्मवीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कादम्बिनी के संपादक का नाम बताइए। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, राजेंद्र अवस्थी और अज्ञे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखिएगा चार ऑप्शन दे रखे हैं, सारिका, कथा भारती, निहारिका और सरिता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सारिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे थे? किस साप्ताहिक के संपादक रहे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, धर्मवीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादक में प्रकाशित हो रही है? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकाशन, समाचार, आलोचना, समीक्षा और पराग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, आलोचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नंदन, पराग, सॉरी ऑप्शन दे रखे हैं, रविवार और दिनमान। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, नंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे? इनमें से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, जागरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे थे? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, रविवार। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादक कर रहे हैं? किस पत्रिका का संपादक कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, हंस पत्रिका के संपादन कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, धर्मयुग कहाँ से प्रकाशित होता था? धर्मयुग कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, मुंबई से। ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, जबलपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका रीतिकाल, आदिकाल, भारतेंदु युग और कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, रीतिकाल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, मिश्रबंधु। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, वीरगाथा काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस इतिहास लेखन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम से स्वीकार किया है? विक्रम संवत से स्वीकार किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, गद्यकाल। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, भक्ति काल। ठीक है। पूर्व मध्यकाल को आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो भक्ति काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? किस आधार पर किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर कालों का नामकरण शुक्ल जी ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, राम कुमार वर्मा ने। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 750 विक्रम संवत। ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? कब से मानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1857 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, संधिकाल। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सरहपाद। ठीक है। ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ जो काल विभाजन से संबंधित है हमारा, एक चीज मैं कह रहा था, काल विभाजन से संबंधित मैंने भी एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें किन किन कवियों ने अलग अलग नामकरण किया है काल विभाजन, और उनकी सन किसी ने संवत में दिया है और किसी ने ईस्वी में भी दिया है। तो इसका अलग से एक वीडियो मैंने बनाकर डाल रखा है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, काल विभाजन से संबंधित वीडियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सरहपाद का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, 7वीं सदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, श्रावकाचार। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, देवसेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 933 ईस्वी। ठीक है। देखिए श्रावकाचार्य कोई सी भी रचना हो उसका प्रकाशन वर्ष पूछ लेंगे या फिर पूछ लेंगे किसके द्वारा रचना की गई है। ठीक है। तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे और आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न हम लेकर आए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जगनी के द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, परमाल रासो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आल्हाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आल्हाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, परमाल रासो। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, अर्ध प्रमाणिक धारणा। ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, श्रृंगार रस। ठीक है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई, बी और सी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के वृहद रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, 69 सर्ग हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? ठीक है, उपयुक्त मत कौन सा सही? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, अमीर खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के संपादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से सही कथन कौन सा है? इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, बीसल देव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 84 सिद्धों की संख्या बताई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 7वीं से 8वीं सदी तक। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, नाथ पंथ में नारी की निंदा संप्रदाय में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, गृहस्थों का आदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अपभ्रंश एवं राजधानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, डिंगल भाषा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पिंगल भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, पद्मावत आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, मैथिली भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? किस कवि ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? किस कवि से नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, विद्यापति। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? खालिक बारी के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, धनपाल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, राउलवेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, वर्ण रत्नाकर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, वीरगाथा काल, वीरगाथा वर्ग में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है, विवादित पक्ष है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऐतिहासिकता। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, राम सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, बीसलदेव रासो। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? सबसे प्राचीन कृति किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, शिव सिंह सेगर। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रृंगार काल। ठीक है। ठीक है। 99 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। लास्ट और अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। 100 क्वेश्चन हम रोज डेली लेकर आते रहेंगे आपकी यूनिट से, यूनिट वाइज। ठीक है। देखिए, लास्ट और अंतिम प्रश्न हमारा आ गया है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचना है संपादित की गई है? किस कवि की रचना संपादित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सरहपाद। ठीक है। ठीक है। तो ये थे हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास से 100 प्रश्न क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें आदिकाल से संबंधित प्रश्न भी आ गए हैं और आदिकाल से संबंधित प्रश्न हम लेकर फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।